नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमारा कोर्स जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। सारी चीजें हमने पढ़ ली है, रिवाइज भी कर ली है। हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए सभी टॉपिक लगभग हमने पढ़ लिए हैं। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप अपनी समस्या हमें चैट के माध्यम से भेज सकते हैं या डायरेक्टली भी आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारी हिंदी व्याकरण का, जो है विराम चिन्ह, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। जब हम कभी भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं, तो उस वाक्य को बोलते वक्त हमें कुछ विराम चिन्ह लगाने होते हैं, कुछ पंक्चुएशन मार्क लगाने होते हैं, जिनसे क्या होता है कि हमारे वाक्यों के जो भाव हैं वो सभी को क्लियर समझ में आ जाए। यानी कि कहाँ पे रुकना है, जैसे अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो ये चीजें देखिए आप छोटी कक्षा में ही पढ़ते हैं। जब आप बहुत छोटे होते हैं तभी आप पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर आपने विराम चिन्ह लगाने हैं, कहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपने पूर्ण विराम लगाना है। तो इस तरह से कहाँ पे आपने अर्ध विराम लगाना है, ये सारी चीजें आप सीख जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारे ये रिवीजन का टाइम चल रहा है तो हम ये सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं, सभी चीजों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपको क्लियर है तभी आप भाषा को अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, भाषा पर अपनी एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कहीं सड़क पर चल रहे हैं तो अगर आप लगातार चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं पर कोई अनहोनी होने की आशंका होती है। आपको क्या होता है, आपको समय देखकर, स्थान देखकर आपको रुकना होता है। तो उसी तरह से जब आप वाक्यों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उनके भाव के आधार पर आपको वहां पर विराम लेना होता है, वहां पर आपको रुकना होता है। तो किस तरह से हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कैसे विराम चिन्हों का अलग अलग तरह से अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन है तो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार कई छोटी छोटी गलतियों के कारण एक बहुत बड़ी एक मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। तो ये विराम चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहां पर करते हैं। देखिए विराम का क्या अर्थ होता है, हम इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे। विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, विराम का अर्थ होता है रुकना। तो जब देखिए कभी भी आप कहीं भी बाहर जाते हैं, कहीं भी अगर आप रुकते नहीं हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़कों पर आप नियम का जब आप रुकते नहीं हैं तो क्या होता है, नियमों का उल्लंघन हो जाता है। यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या पैदल आप रोड क्रॉस कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो क्या होगा, नियमों का उल्लंघन होगा, सड़क के नियमों का उल्लंघन होगा। आप रेड लाइट पे आपको रुकना पड़ता है, ग्रीन लाइट होने पर आपको चलना पड़ता है, येलो लाइट होने पर आपको लगातार चलते रहना पड़ता है या रुके रहना पड़ता है। तो इस तरह से सभी के आप अपने अलग अलग नियम हैं। तो जिस तरह से हम इन नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार जब अगर हम बिना रुके, जब हम कुछ बोल रहे हैं, यदि हम बिना रुके कुछ बोलते जाएं तो क्या होगा, अगर हम जो बोलना चाह रहे हैं
हम जो दूसरों को समझाना चाह रहे हैं, हम जो दूसरों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसका क्या होगा, उसमें भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। यानी कि इंसान, हम एक दूसरे की बातों को कैसे समझते हैं, जब हम उनको भावों से जोड़ लेते हैं तभी हम उनको समझ पाते हैं। तो भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देती हूं, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। आप देख सकते हैं कि दो जो हमने यहां पर वाक्य लिखे हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर मैं आप देख सकते हैं कोई भी शब्द अलग नहीं है। देखिए, रोको रोको, मत मत, जाने जाने, दो दो, लेकिन केवल इस विराम चिन्ह के कारण, इस विराम चिन्ह के कारण, केवल इस विराम चिन्ह के लगने मात्र से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाव एकदम से परिवर्तित हो रहा है। जैसे पहला वाक्य आप देख रहे हैं, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है कि रोको इन्हें, मत जाने दो। अगला आप देखिए, विराम चिन्ह कहां पर रुकना है वो आपने देखना है। देखिए, जहां विराम चिन्ह होगा वहां पर आपने अपनी वॉइस को भी आराम देना है, वॉइस को भी वहां पर रोकना है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखिए, सेम शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन विराम चिन्ह कहां पर यूज किए गए हैं उनके आधार पर पूरा का पूरा भाव परिवर्तित हो चुका है, पूरा का पूरा भाव चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने देखा, आपने दोनों को वाक्यों को पढ़ा, आप पढ़ सकते हैं फिर से। तो आपने देखा कि दोनों वाक्यों को पढ़कर आप स्वयं ही जान गए कि बोलते समय बीच में रुकना कितना जरूरी है। देखिए, अगर आप पहले रुक जाते हैं, आप बाद में रुकते हैं, आप बीच में रुकते हैं, तो भाव परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। तो विराम चिन्ह के लगने मात्र से भाव बदल रहे हैं और हमारे मन में अनेक भाव पैदा होते हैं। कभी दुख का भाव होता है, कभी घृणा के, कभी कभी तो प्रश्न पूछने का भाव होता है। तो अगर हम इन सभी को बिना रुके अगर हम प्रकट करने लग जाएं, इन सभी को हम बिना रुके अगर बोलने लग जाएं, तो हम इनको नहीं बोल सकते हैं, हमें इसके लिए रुकना पड़ेगा। जैसे, आप कैसे हैं, कैसे हैं आप, या तो कोई भी शब्द है, किसी भी तरह का चिन्ह है जो, उसके लिए क्या होगा कि हमें विराम चिन्ह लगाना ही होगा या चिन्हों का प्रयोग हमें करना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक और हम यहाँ पर सेंटेंस, एक और वाक्य हम लेते हैं। जैसे, जैसे श्याम ने राम से कहा, श्याम ने राम से कहा, आज रास्ते में एक ट्रक व एक बस की जबरदस्त टक्कर हुई। हुई तो राम बोला, अच्छा। तो देखिए, आपने यहां पर क्या देखा
कि श्याम ने राम से कहा, आज रास्ते में एक ट्रक व एक बस की जबरदस्त टक्कर हुई। तो राम बोला, अच्छा। तो यहाँ पर प्रयोग किया गया जो अच्छा शब्द है, देखिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है अच्छा, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, यानी कि इसके आगे अब राम को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह से श्याम के बात को, श्याम के मन के भावों को समझ चुका है। वो सुनने वाले की मन की पूरी स्थिति को व्यक्त कर रहा है शब्द अच्छा, यानी कि वो बात को अच्छी तरह से समझ चुका है। तो देखिए, अगर अच्छा के बाद लगा विराम चिन्ह, अगर अच्छा के बाद जो विराम चिन्ह हमने लगाया है यहाँ पर इस तरह का, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर उस बात की, यानी कि वक्ता के विस्मय को प्रकट कर रहा है, श्रोता के विस्मय को प्रकट कर रहा है कि अच्छा, इस तरह का चिन्ह अगर हम लगा देंगे तो राम के मन की बात भी वहां पर क्लियर हो गई और साथ में उसका विस्मय भी क्लियर हो गया। और इसीलिए कहा जा सकता है कि लिखित जो भाषा होती है उनमें इन चिन्हों की सहायता से हम अपने भावों को की जो अभिव्यक्ति है वो उचित रूप से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति हम उचित रूप से कर पाएंगे। और देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग सही रूप से नहीं कर पाते, सही अर्थ में नहीं कर पाते, तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अर्थात जब विराम चिन्हों का प्रयोग हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। जब कभी ऐसा होता है कि हम विराम चिन्हों का प्रयोग सही से नहीं कर पाते तो बात जो हमारी होती है उसका अनर्थ भी हो सकता है। तो किस तरह से हमारा यहाँ पर परिभाषा बनती है विराम चिन्हों की, क्या परिभाषा बनती है विराम चिन्हों की, वो हम यहाँ पर करेंगे। तो परिभाषा क्या बनती है, देखिए किस तरह से हमने जाना अभी तक कि लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में, वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए, विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए जब हम कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये हमने परिभाषा ली। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ
मतलब एक तरह से जो विराम चिन्ह होते हैं उसके प्रयोग से वाक्य का आशय स्पष्ट हो जाता है और बिना विराम चिन्हों के अभाव में वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। अगर किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य में अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि जो वाक्य का अर्थ है वो हमें स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर ये किस तरह से बोला गया है। अगर मैं यहाँ पर प्रश्न करूं, आयुष, देखिए एक ही तरह के वाक्य लिखेंगे लेकिन आपको अलग अलग विराम चिन्हों के प्रयोग से उसका अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा। आयुष आया है, आयुष आया है, तो ये एक सामान्य सूचना है। क्या है? सामान्य सूचना। आयुष आया है क्या है? सामान्य सूचना है। आयुष आया है, अब आप देखिए अभी क्या बन गया। देखिए अभी तक तो ये एक सामान्य सूचना था, आयुष आया है सेम शब्द है। देखिए कोई भी चीज परिवर्तित नहीं की गई है, कोई भी शब्द परिवर्तित नहीं किया गया है, केवल जो अंत में लगने वाला चिन्ह है उसको चेंज करा गया है। तो आयुष आया है सामान्य सूचना, आयुष आया है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, आयुष आया है, तो यहां पर क्या है? आश्चर्य का भाव। यहां पर क्या है? आश्चर्य का भाव है। तो देख सकते हैं कुछ भी हमने नहीं बदला, केवल विराम चिन्हों के अलावा। तो आपने देखा कि केवल इस तरह के विराम चिन्ह से, इस तरह के विराम चिन्ह से और इस तरह के विराम चिन्ह से मतलब पूरे वाक्य का आश्रय ही बदल गया। आपने देखा सबसे पहला आपको यहाँ पर सामान्य वाक्य बोला गया, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आपका जो है आश्चर्य प्रकट करने वाला। तो केवल इन तीन विराम चिन्हों के कारण पूरा वाक्य का आश्रय बदल गया, पूरे वाक्य का मीनिंग, अर्थ जो है वो बदल गया। ठीक है, तो ये रहे तो तीन यहाँ पर जो हमने विराम चिन्ह पढ़े। अब हम हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्हों के बारे में यहाँ पर बताते हैं आपको। विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्हों के प्रकार। तो देखिए विराम चिन्हों के प्रकार आप ध्यान रखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। किस तरह का होता है पूर्ण विराम का चिन्ह? इस तरह का। नंबर 2 है आपका अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? इस तरह का। नंबर 3 आता है
अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह। तो कैसा होता है अर्ध विराम का चिन्ह? इस तरह का। उसके बाद आपका आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का। आगे देखेंगे नंबर 5, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह किस प्रकार का होता है? आश्चर्य का भाव प्रकट करता है। नंबर 6, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? इस तरह का। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने सेम आपको लगेंगे ये, लेकिन ये थोड़ा सा गैप पर होता है, यानी कि बहुत दूरी पर होता है, तो इसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। जो बिल्कुल पास में होता है योजक चिन्ह। योजक शब्द जो होते हैं ना, योजक चिन्ह, तो उसमें पास में ये लगता है बिल्कुल। नंबर 8, उदाहरण चिन्ह। तो इस तरह का आपका ये चिन्ह होता है। ये हमने कोई भी चीज लिखी है तो ये उसके ऊपर इस तरह से लगाया जाता है। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह। तो किस तरह से लगाया जाता है कोष्टक चिन्ह? इस तरह से। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किस तरह से लगाया जाता है? इस तरह से। अगला है हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह। सभी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि कौन से चिन्ह किस तरह से होते हैं, किस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो हंस पद चिन्ह, तो इस तरह से हमने 11 चिन्ह यहाँ पर आप लोगों को बताए। कौन कौन से 11 चिन्ह यहाँ पर हमने बताए हैं? सबसे पहला पूर्ण विराम, जो कि हम ज्यादातर करते हैं यूज जब हम किसी भी वाक्य को पूर्ण कर रहे होते हैं, यानी कि वाक्य के जब वाक्य या विचार की जब पूर्णता हो जाती है तो उस टाइम पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम, जहां वाक्य में इच्छित भाव को
प्रकट करने के लिए, कोई भी भाव, इच्छित भाव जो है उसको प्रकट करने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। और एक और होता है, जब हम समान स्तर की जहां पर बात कर रहे हो, समान स्तर के लगभग जो एक से अधिक शब्द अगर होंगे तो उनके बीच में हम अल्प विराम यहाँ पर लगाते हैं। और अगला है अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है कि पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह होता है। जैसे इसमें पूर्ण विराम से कम समय तथा अल्प विराम से अधिक रुकना पड़ता है। यानी कि पूर्ण विराम से कम समय, यानी पूरा नहीं रुकना है, और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा हमने रुकना है, इसीलिए इसको अर्ध विराम कहा गया है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम और अर्ध विराम से थोड़ा सा ज्यादा आपको रुकना होता है यहाँ पर। अगला है प्रश्न सूचक। तो जहां पर वाक्य में प्रश्न पूछा जाए वहां पर पूर्ण विराम के स्थान पर आपको प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना होता है। इसी तरह से विस्मय बोधक, जहां पर आश्चर्य का, विस्मय आदि बोधक हमने शब्द पढ़े हुए हैं। तो जहां पर विस्मय आदि बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? जो मनुष्य के अंदर आश्चर्य का, भय का, घृणा का, हर्ष का, सारे जो ये भाव होते हैं, इनको जब प्रकट किया जाता है तो उस समय पर ये लगाए जाते हैं। जैसे अरे, वाह, छी, छी छी, आह। तो ये जो सारे भाव जो हमारे मन में आते हैं, उनको क्लियर करने के लिए, उनको स्पष्ट करने के लिए हम ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से हमने निर्देश चिन्ह की बात की। तो निर्देश चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है वो विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे, यानी कि जो भी शीर्षक लिखा जाता है, जैसे हमने कहा, अभी हम शुरू करेंगे, आपका सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। तो जब हम शीर्षक शुरू करेंगे पूर्ण विराम चिन्ह, तो पूर्ण विराम चिन्ह के बाद जो मैंने ये वाला जो साइन लगाया है, इसे हम कहेंगे निर्देश चिन्ह। और फिर देखिए आप, फिर यहाँ पर हमने कहा है कि योजक चिन्ह, नेक्स्ट हमारा है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह वो होता है, जैसे मैंने, आप ये देख सकते हैं कि दो शब्दों के बीच में योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। अब मैंने कहा पूर्ण विराम चिन्ह, तो पूर्ण विराम चिन्ह एक साथ मैंने बोला है, तो ये जो डैश बीच में लगा हुआ है छोटा वाला, ये आपका योजक चिन्ह की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। और जो सामने बड़ा डैश लगा हुआ है, ये सामने बड़ा डैश आपका निर्देश चिन्ह की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल सेम चीजें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गैप ज्यादा रखा है और यहाँ पर हमने गैप कम रखा है, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये आपका विषय विभाग के शीर्षक को प्रकट कर रहा है, यानी कि क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा पूर्ण विराम चिन्ह, तो उसके बाद मैंने डैश किया, उसके बाद मैंने बताया कि क्या होता है पूर्ण विराम चिन्ह। लेकिन पूर्ण विराम चिन्ह के बीच में जो छोटा सा डैश लगाया है, ये आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 7 समझ लिए हैं। अब हमने कहा उदाहरण चिन्ह। तो उदाहरण चिन्ह क्या होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एक सिंगल भी होता है, ये इस तरह से हम इसको सिंगल भी लगाते हैं, और डबल वाला हमने यहाँ पर बताया है। तो एक एक चीजें हम बिल्कुल क्लियर करेंगे अपने आगे का जो हमारा पाठ होगा इसको। और उसके बाद हमने कहा लाघव चिन्ह। तो 2, अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किसी भी चीज को, किसी भी अगर हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई बात लिख रहे हैं, तो उसको हमने संक्षिप्त में लिखना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर आगे में देते हैं। अगर मैंने यहाँ पर डॉक्टर लिखना है, तो डॉक्टर को अगर मैंने संक्षिप्त में लिखना है, छोटे शब्दों में लिखना है, तो मैं इस तरह से डॉक्टर लिखूंगी। तो यहाँ पर जो ये मैंने चिन्ह लगाया है, ये आपका लाघव चिन्ह है। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका लाघव चिन्ह है। तो लाघव चिन्ह हमने पढ़ लिया। अब हम कोष्टक चिन्ह के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम हंस पद चिन्ह को भी पढ़ेंगे कि किस तरह के ये चिन्ह होते हैं। तो
तो बच्चों, आज के सेशन में हमने चिन्हों के प्रकार तो पढ़ लिए हैं और चिन्ह कितने टाइप के होते हैं और चिन्हों की क्या महत्ता होती है हमारे हिंदी में, हिंदी पठन में, हिंदी लेखन में। तो ये हमने आज पढ़ लिया है। जितने भी चिन्ह हमने यहाँ पर पढ़े हैं, लगभग 11 चिन्हों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम इन सभी चिन्हों के प्रयोग को पढ़ेंगे कि कैसे हम इन सभी चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो आज का सेशन आपको आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।